एवरीवन यार काफ़ी टाइम हो गया एंड एक दिन का गैप फिर से हो गया गाइस। यार मैं क्या बताऊं, प्रॉब्लम ऐसी है ना कि कभी भी कुछ भी हो जाता है। बट इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं एंड अपने जोन मैन मोटिव है उस स्टोरी के टॉपिक पर आते हैं। सच में मज़ा आने वाला है इस स्टोरी में एंड आगे देखेंगे कि आगे इस स्टोरी में क्या होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। आखिर हमें आगे क्या चीज़ें हैं जो देखने को मिलेगी इस स्टोरी में। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं इस 1 आवर्स के एपिसोड को। लेट्स गाइस डू इट। जब आहान मोहिता से उसके आगे के प्लान के बारे में पूछता है तब मोहिता कहती है कि वो यहीं रुकेगी, पर वो उसे वहां से भगा देती है। आधी रात को वो फिर से मोहिता से मिलने आता है। उस लड़के का नाम राजन था और वो मोहिता से नफरत करता था। वो उससे इतनी नफरत करता था कि बस किसी तरह मोहिता को साफ कराना चाहता था। उसे मरने से भी डर नहीं लगता था। उसने कहा, मुझे मरने से डर नहीं लगता, मुझे तो 10 साल पहले ही मर जाना चाहिए था, पर तब तुमने मुझे नहीं मारा और मुझे जाने दिया, तो अब मैं वापस आ गया हूँ। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़का कौन है और उसे क्यों मारने की इतनी जल्दी क्यों है, और उसकी बातों से तो समझ आ गया था कि उन दोनों की दुश्मनी लगभग 10 साल पुरानी है। मोहिता उसे तरस के साथ देख रही थी और कोई फैसला नहीं ले पा रही थी। राजन ने उसे देखा। उसका एक्सप्रेशन देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कराहते हुए कहा, मुझ पर तरस खाने की कोई जरूरत नहीं है, जो फैसला करना है जल्दी करो, मुझे मार दो। अगर तुम मुझे मार दोगी तो फिर तुम्हें कभी कोई परेशान नहीं करेगा। मोहिता ने एक बार फिर राजन को देखा। वो उस पर अटैक करना चाहती थी, पर उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ वो करने के लिए तैयार हूँ जो तुम चाहते हो, पर मेरी एक बात सुन लो, उनके साथ जो हुआ वो डिजर्व करते थे, पर तुम इनोसेंट हो। राजन अभी भी गुस्से में था। उसने कहा, मैंने कहा ना, मुझ पर तरस खाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुमने मुझे नहीं मारा तो मैं कोई तरीका ढूंढकर तुम्हें मार दूंगा। वो मेरी फैमिली थी और मैं इस दुनिया में अकेला नहीं रह सकता हूँ। इतना बोलने के बाद उसने अटैक करने की कोशिश की और उसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि गुस्से की वजह से वो एक भी मूव ढंग से नहीं कर पा रहा था। गुस्सा उसके दिमाग और बॉडी पर हावी हो चुका था। मोहिता के पास जब कोई और ऑप्शन नहीं बचा था तब उसने एक ही मूव में राजन को बेहोश कर दिया। वो वहीं सोफे पर गिर गया। वहां पर फिर से आहान उसके पास आया और उसने कहा, तुमने उसे मारा नहीं। मोहिता ने आहान को देखा। उसका उसे कुछ भी समझाने का कोई मन नहीं था, इसलिए उसने कहा, नहीं। आहान ने पूछा, तुम मुझे बताना नहीं चाहती कि ये आदमी कौन है? अभी तो ये बेहोश है, जब इसे वापस होश आ जाएगा तब तुम क्या करोगी? फिर से इसे बेहोश कर दोगी? मोहिता ने कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। आहान के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो बस इस आदमी को देखने सोफे के पास आया। वो देखना चाहता था कि कौन था जिसने मोहिता को अपसेट किया था। जब वो वहां पहुंचा तब मोहिता ने उससे कहा, उसकी जान मत लेना। आहान हैरान था। उसने मोहिता को देखा और पूछा, मैं इसे नहीं मारूंगा, पर और क्या है जो मुझे नहीं करना चाहिए? मोहिता ने कहा, तुम्हारी मर्जी, बस तुम इसे मारना नहीं सकते। इसके बाद उसने आहान को इग्नोर किया और वहां से चली गई। आहान ने राजन को देखा। राजन की उम्र ज्यादा नहीं थी, वो बस 24 से 25 साल का ही होगा। अगर वो 10 साल पहले की बात कर रहा था तब मतलब वो बच्चा था और उस वक्त मोहिता भी टीनेजर ही होगी। आहान ने सोचा कि इन दोनों के बीच में कुछ सीरियस हुआ होगा। उसने सोचा कि कहीं उस वक्त मोहिता ने किसी को मार तो नहीं दिया जो इस लड़के के करीब रहा हो। उसके बाद उसने राजन को होश में लाने के लिए उसके प्रेशर पॉइंट दबाए। आखिर कुछ वक्त बाद राजन को होश आ गया। आंखें खुलते ही जब उसने आहान को देखा तो उसने पूछा, तुम कौन हो और वो कहाँ है? आहान मुस्कुराया और उसने कहा, वो यहाँ नहीं है, यहाँ बस मैं हूँ। और कौन हूँ यह तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। तुम इससे मरना चाहते हो ना? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। राजन ने आहान को डाउट के साथ देखा और पूछा, तुम मेरी मदद करोगे? क्यों? आहान ने कहा, मैं जो करता हूँ अपनी मर्जी के हिसाब से करता हूँ, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, पर पहले तुम बताओ कि तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है? राजन ने अपने आसपास देखा। वो अभी भी मोहिता के घर में था। ऐसा लग रहा था जैसे वो ज्यादा वक्त पहले ही बेहोश नहीं हुआ था।
पर जब वहाँ वो लड़की नहीं थी। वो उठकर वहाँ से जाना चाहता था, पर आहान ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कहा, अच्छा यही होगा कि तुम मेरे सवालों का जवाब दे दो। राजन अपने आप को आहान की पकड़ से छुड़वाना चाहता था, पर आहान की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी, वो उसे छुड़वा नहीं सकता था। उसने आहान को गुस्से में कहा, क्या चाहते हो तुम? आहान मुस्कुराया और उसने कहा, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा और उस लड़की का क्या रिश्ता है। बता दो, फिर मैं तुम्हारी उसे मारने में मदद करूंगा। भले ही राजन उसे पूरी शिद्दत से मारना चाहता था, पर वो बेवकूफ़ नहीं था। उसने आहान को ध्यान से देखा और कहा, मैं तुम्हारी बात पर भरोसा क्यों करूं? तुम उस लड़की के साथ रह रहे हो, फिर तुम उसे क्यों मारोगे? और अगर हमारा रिश्ता जानना है तो उस लड़की से ही पूछ लो। आहान ने राजन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुमसे क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि अभी तुम्हारी जान मेरे हाथ में है। अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। उसने उसे जिस तरह से डराया था, उसके चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ गया था। ये देखकर आहान ने उसके कंधे से हाथ हटा लिया और कहा, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो सच बता दो। राजन ये बात नहीं बताना चाहता था, इसलिए वो पीछे हट रहा था। आहान ने उसे सच बताने के लिए बहुत कोशिश की, पर उसने कुछ नहीं बताया। राजन ने कहा, ऐसा करो, तुम मुझे मार ही दो, वैसे भी ज्यादा दिन जिंदा रहने वाला नहीं हूँ। अगर आहान उसे नहीं मारता तो मोहिता उसे मार देती। अगर वो नहीं मारती तो एक दिन उसे वैसे ही मरना था। राजन मौत से बिल्कुल नहीं डरता था। उसने आहान से एक बार भी नहीं पूछा था कि वो क्या जानता था। आहान को ये सोचकर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो उसे भागने नहीं देगा, इसलिए उसने उसे फिर से बेहोश कर दिया। इसके बाद उसने उसे घूरा और वहां से चला गया। अगली सुबह जब वो उठकर बाहर आया, तब उसने देखा कि राजन वहां से जा चुका था। उसने मोहिता से पूछा, वो लड़का कहाँ गया? मोहिता ने कहा, वो यहाँ से चला गया। उसने शक्ल बनाई और डाउटफुली कहा, वो चला गया, वो इतनी आसानी से तो नहीं जा सकता है। उसे देखकर लग रहा था कि वो यहाँ से लड़े बिना नहीं जाएगा, फिर वो कैसे जा सकता है? मोहिता ने कहा, अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो फिर तुम खुद ही जाकर देख सकते हो और उसे ढूंढ सकते हो। आहान का राजन से कोई रिश्ता नहीं था, इसलिए उसे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं थी। उसे ऐसा करना जरूरी नहीं लगा, पर जब उसने मोहिता और उसके रिश्ते के बारे में सुना तो वो बहुत क्यूरियस हो गया था। पर फिर उसने सोचा कि आज तो वैसे भी यहाँ से वो चला जाएगा और फिर उसने शायद कभी नहीं मिलेगा, इसलिए उसने इस मैटर को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। उसने सोचा, रहने दो, वैसे भी मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। पर उसका एटीट्यूड देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो वापस जरूर आएगा, और अगर उसने तुम्हें ज़्यादा परेशान किया और तुमने उसे मार दिया तो फिर उसकी लाश से डील करना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मोहिता ने कहा, एक बार कहा ना कि मैं उसे नहीं मारूंगी। आहान ने स्माइल किया और कहा, अगर तुम फाइट नहीं करना चाहती हो तो मैं कर सकता हूँ। मोहिता उसकी ये बात सुनकर चिड़चिड़ी हो गई। उसने चिढ़ते हुए कहा, अगर मुझे किसी को मारना होगा उसे तो मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, और अगर उसे मैंने नहीं मारा तब भी उसे एक दिन तो मरना ही है। मोहिता ने अब गुस्से में कहा, अगर तुमने उसे हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि उन दोनों के बीच में क्या रिश्ता था। मोहिता उसे मारना नहीं चाहती थी। वो नहीं समझ पा रहा था कि वो उसके लिए इतना जरूरी क्यों था। आहान बस उन दोनों के बीच का रिश्ता जानना चाहता था, इसलिए बार बार ऐसा कर रहा था। बाकी वो इस मामले को सीरियसली नहीं लेने वाला था। उसने कहा, ठीक है, मैं उस पर कोई अटैक नहीं करूंगा। मोहिता अभी भी शांत नहीं हुई थी। वो अभी भी बहुत गुस्से में उसे घूर रही थी। आहान ने कुछ नहीं कहा और बस स्माइल करके सैंडविच उठा लिया और उसे खाने लगा। खाते खाते हुए उसने कहा, ये सैंडविच बहुत टेस्टी है और मैं इतने दिनों से तुम्हें मेरा ख्याल रखने के लिए थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू। अगर मौका मिले तो मैं फिर से तुमसे मिलना चाहूँगा। ये सुनकर मोहिता शांत हो गई। उसने भी पिछले दिन जो भी हुआ था उन सब के बारे में सोचा। वो ऐसे ही आहान पर अपना गुस्सा नहीं निकाल सकती थी। उसने धीरे से कहा, सॉरी, मैं आपसे रूठना नहीं चाहती थी। आहान ने कहा, इट्स ओके, मैं समझता हूँ, मैंने भी बहुत ज़्यादा पुश कर दिया था, तो तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोहिता ने थोड़ा हेजिटेट किया और कहा, मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। आहान ने कुछ सोचा। मोहिता को उसे ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं थी,
पर फिर उसने सोचा कि वो उससे सवाल पूछ सकता था, इसलिए वो मान गया। नाश्ता करने के बाद दोनों बाहर आ गए। रोड पर चलते हुए किसी ने कुछ नहीं कहा। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों के पास बात करने के लिए कुछ नहीं था। इस वक्त बहुत सारे लोग वॉक और एक्सरसाइज के लिए निकले हुए थे। सब बहुत बूढ़े और बुजुर्ग थे, कोई भी आहान की उम्र का नहीं था। बहुत ठंडी हवा चल रही थी, इसलिए आहान को मोहिता से कहा, अगर तुम्हें ठंडी लग रही हो तो तुम जा सकती हो, मैं खुद चला जाऊंगा। मोहिता ने कहा, नहीं मैं ठीक हूँ। दोनों साथ चल रहे थे। तब किसी ने उन दोनों को रोका और पूछा, क्या आप दोनों यहाँ से हो? वो आदमी अधेड़ उम्र का था और बहुत सिंपल लग रहा था। मोहिता ने कहा, हाँ वो काफ़ी वक्त से वहाँ पर रह रहे थे, इसलिए उन्हें ये एरिया का बोला जा सकता था। उस आदमी ने पूछा, क्या आप जानते हैं कि यहाँ पर कोई धनंजय नाम के इंसान रहते हैं? मैंने बहुत लोगों से पूछा पर उन्हें कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता कि वो कहाँ रहते हैं। धनंजय का नाम सुनकर वो दोनों हैरान हो गए। उस एरिया में बस एक धनंजय थे, वो उनके मास्टर थे। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे पर दोनों ही उस अजनबी इंसान को नहीं जानते थे। आहान ने पूछा, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपको उनसे क्या काम है? उस आदमी ने उसे देखा और कहा, इसका मतलब तुम जानते हो। मैं उन्हें इसलिए ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो अपनी फैमिली में वापस चले जाएं। अब जो उनके परिवार में चीजें बची हैं उन्हें वही संभाल सकते हैं। यह आदमी कौन था? क्या धनंजय के परिवार के बारे में आहान और मोहिता जानते थे? उनकी मौत के बारे में सुनकर यह आदमी कैसे रिएक्ट करेगा? परिवार के बारे में सुनकर आहान और मोहिता दोनों बहुत हैरान हो गए थे। उन्होंने कभी भी धनंजय के परिवार के बारे में नहीं सोचा था। उन्हें हमेशा लगता था कि उनका परिवार नहीं था और वो अकेले ही थे। इतने सालों से धनंजय ने भी उन्हें उनके परिवार के बारे में कुछ नहीं बताया था, पर अब अचानक से धनंजय के परिवार का सदस्य उनके सामने खड़ा था और वो नहीं जानते थे कि यह बात सच थी या फिर नहीं। अब तो धनंजय भी मर चुके थे, इसलिए वो उनसे कुछ भी पता नहीं कर सकते थे। आहान और मोहिता ने उनका रूम भी अच्छे से देखा था, पर उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं मिला था जिससे उनके परिवार के बारे में कुछ पता चल सके। आहान ने बिना बात घुमाए उस आदमी से कहा, आप लेट हो गए हैं। धनंजय सर की कुछ दिन पहले मौत हो गई है। वो आदमी ये बात सुनकर 2 कदम पीछे हो गया। उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने कहा, ये तुम क्या बोल रहे हो? मेरी जब उनसे बात हुई थी तब वो बिल्कुल ठीक थे, तो फिर अब क्या हो गया? उनकी मौत कैसे हो सकती है? आहान और मोहिता को समझ नहीं आ रहा था कि वो उन्हें क्या बोलेंगे। धनंजय की मौत उम्र और डिप्रेशन की वजह से हुई थी। आहान के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने बहुत सोचने के बाद कहा, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी और इस वजह से वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। आहान की बातें सुनकर वो आदमी उसे और मोहिता को ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। उन दोनों को लेकर उस आदमी के मन में बहुत सारे सवाल थे। उसने बहुत पोलाइटली आहान से पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपका उनसे क्या रिश्ता था? आहान ने कहा, वो मेरे गुरु थे और मैंने अपने आप को हमेशा उनका स्टूडेंट माना है। उसका नाम साथ देते हुए मोहिता ने कहा, ये परिवार ऐसी है। ये सुनकर उस आदमी ने मोहिता से पूछा, और आप कौन हैं? मोहिता कोई सवाल का जवाब देना नहीं आया और वो आहान की तरफ देखने लगी। आहान ने कहा, आप ये समझ सकते हैं कि सर ने अडॉप्ट किया है और वो तब से उनका ख्याल रख रही थी। उन दोनों की बात सुनने के बाद भी उस आदमी के मन में बहुत सारे सवाल थे। उस आदमी का चेहरा देखकर आहान समझ गया था कि उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। उसने कहा, अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो सर का घर पास में है, चलिए हम वहां चलते हैं। वो आदमी इस बात से सहमत था और उसने कहा, ठीक है। इसके बाद तीनों धनंजय के घर की तरफ चले गए। धनंजय का घर बहुत सिंपल था। जब घर में घुसते ही उस आदमी ने धनंजय की माला लगी तस्वीर देखी, तब वो समझ गया था कि वो दोनों झूठ नहीं बोल रहे। उसने कुछ देर धनंजय के बारे में सोचा और फिर दोनों से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा, पर नहीं पता था कि वो शांति से गए या नहीं। उनके मन में कुछ बात थी, पर अब वो चले गए हैं तो फिर फैमिली में जो मैटर्स हैं वो हमें ही सुलझाने पड़ेंगे। आहान और मोहिता को इन सब बातों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, पर कुछ सोचने के बाद उस आदमी ने कहा, क्या मैं आपसे एक मदद मांग सकता हूँ? इस पर आहान ने पूछा, क्या मदद? उस आदमी ने कहा, क्या आप मेरे साथ अहमदाबाद चलेंगे? आहान हैरान हो गया। उसने कहा, अहमदाबाद? क्या आप अहमदाबाद की चोपड़ा फैमिली की बात कर रहे हैं? अहमदाबाद सुनकर आहान के दिमाग में चोपड़ा फैमिली आई। उसने नहीं सोचा था कि धनंजय अहमदाबाद की चोपड़ा फैमिली का हिस्सा हो
सकते थे। उन्होंने कभी भी उससे अपनी फैमिली के बारे में बात नहीं की थी। उस आदमी ने पूछा, क्या आप उन्हें जानते हो? आहान ने कहा, बस उनके बारे में सुना है। वो आदमी मुस्कुराने लगा। वो बहुत खुश था कि आहान ने उनके परिवार के बारे में सुना था। आहान ने फिर पूछा, पर आप हमसे क्या मदद चाहते हैं? हम क्या करें? उस आदमी ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ चलें और बताएं कि धनंजय सर की मौत हो चुकी है। आहान ने कहा, क्यों? क्या आप उन्हें खुद नहीं बता सकते? उस आदमी ने ना में सिर हिलाया और कहा, कुछ फैमिली रीजंस हैं जो मैं आप दोनों को नहीं बता सकता और मैं चाहता हूं कि आप दोनों मेरे साथ चलें और यकीनन आपको एक काम करने के रिवॉर्ड भी जरूर मिलेंगे। ये जाहिर सी बात थी कि आहान वहां पर नहीं जाना चाहता था, पर वो मना कर पाता उससे पहले ही मोहिता ने कहा, अगर आपको सच में मदद चाहिए तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। ये सुनकर आहान बहुत हैरान हो गया। उसने मोहिता की तरफ देखा, जैसे वो जानना चाहता था कि उसने ऐसा क्यों बोला था, पर मोहिता के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो बस उनकी मदद करना चाहती थी। ये बात सुनकर वो आदमी बहुत खुश हो गया। उसने कहा, थैंक यू सो मच। आहान को लगा कि उसे ऐसे नहीं होने देना चाहिए था, इसलिए उसने मोहिता को साइड में खींचा और उससे पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? इस सवाल से साफ समझ आ रहा था कि वो चाहता था कि वो उसकी मदद ना करे या फिर मोहिता ने कहा, मैं बस उनकी मदद कर रही हूँ। आहान ने कहा, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि उनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हुई है, इसलिए उन्होंने सर को वापस बुलाया है। वो चाहते हैं कि सर कोई फाइनल डिसीजन ले। वो लोग आपस में लड़ रहे होंगे और अगर तुम चली जाओगी तो तुम भी फंस सकती हो। आहान ने सोचा उसके बारे में मोहिता ने भी जरूर सोचा होगा, पर फिर भी उसने कहा, मैं ये सब अपने लिए नहीं बल्कि सर के लिए कर रही हूँ। ये सुनकर आहान हैरान था। उसे लग रहा था कि ये रीजन नहीं होना चाहिए, पर अगर ये रीजन था तो भी उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए। आहान ने कहा, अगर तुम ये सर के लिए करना चाहती हो तब भी तुम्हें नहीं जाना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है सर इतने वक्त से अपने परिवार के पास क्यों नहीं गए होंगे? उन्होंने कभी अपने परिवार का जिक्र तक नहीं किया। भले ही उस आदमी ने कहा कि सर के से उसने बात की थी, पर वो सच बोल रहा है या झूठ कैसे पता? इन सब बातों से साफ होता है कि सर उस परिवार से रिश्ता नहीं रखना चाहते थे। और फिर तुम कौन होती हो वहां जाने वाली? आहान को नहीं पता था कि मोहिता ने सब के बारे में सोचा था या नहीं, पर अगर नहीं सोचा था तो फिर उसके लिए उसे सब बताना जरूरी था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मोहिता कोई प्रॉब्लम में फंस जाए। उसे उस आदमी की बात पर भरोसा नहीं था, क्योंकि अगर मोहिता ये बात साबित नहीं कर पाती कि धनंजय सर मर चुके हैं तो फिर वो आदमी मोहिता के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता था। मोहिता ने कुछ सोचा और कहा, मैं बस उन्हें सच बताने जा रही हूँ, बाकी किसी काम से मुझे लेना देना नहीं है। उनको ये बात बताने के बाद मैं वहाँ से आ जाऊंगी। आहान ने मोहिता को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं मान रही थी, इसलिए अब आहान मजबूर था। वो उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता था। उसने मोहिता की तरफ देखा और पूछा, क्या तुमने पक्का फैसला कर लिया है? मोहिता ने कहा, हाँ। उसने उसकी बात कंसीडर करने के बारे में नहीं सोचा था। आहान ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता, पर मुझे कुछ काम है, इसलिए आहान अपनी पूरी बात कर पाता उससे पहले ही मोहिता ने कहा, तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं है, ये फैसला मेरा है, अपना है, इसलिए तुम्हें जिम्मेदारी लेने की या मेरी मदद करने के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। आहान ने उसके सामने शो ऑफ नहीं करना चाहता था, पर वो जानता था कि अगर वो उसके साथ जाता तो फिर चीजें आसान होती, पर वो नहीं जा सकता था। इतनी बात होने के बाद वो फिर से उस आदमी के पास आ गए। उसे डर था कि कहीं आहान से बात करने के बाद मोहिता अपना फैसला बदल ना ले, इसलिए उसने उसे तुरंत पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है ना? मोहिता ने कहा, हाँ सब ठीक है। उस आदमी ने पूछा, तो आप मेरे साथ चलेंगी ना? मोहिता ने कहा, हाँ मैं चलूंगी। सर के मुझ पर बहुत सारे एहसान हैं और मुझे उन्हें चुकाने का मौका मिल गया है। ये सुनकर उस आदमी ने चैन की सांस ली और कहा, आपका उनसे रिश्ता बहुत गहरा और अच्छा होगा। आहान को मोहिता का ये फैसला बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर अब उसने फैसला ले लिया था तो वो कुछ नहीं कर सकता था। उसे मोहिता के फैसले का सम्मान करना ही था। उसने कहा, तो फिर मैं चलता हूँ। मोहिता ने कुछ नहीं कहा और बस सर हिला दिया।
वहां से निकलने के बाद आहान तुरंत दिशा से मिला। पहले उसने दिशा से सिर्फ गूगल के बारे में बात की थी, अब बाकी के फैसले उसके हाथ में थे। इसलिए अब वो जानना चाहता था कि दिशा ने आगे क्या सोचा था। जब वो ऑफिस आया तब दिशा ने प्रोफेशनल सूट पहना हुआ था और उसे देखकर कोई भी बहुत सीरियस हो सकता था। वो कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट थी, इसलिए उसका सीरियस देखना बहुत जरूरी था। उसने कहा, आहान सर। आहान ने उसकी तरफ देखा और कहा, प्लीज आप बैठिए। वो आहान को पहले से जानती थी, इसलिए उसके लिए ज्यादा फॉर्म होना जरूरी नहीं था। वो सीधा उसके सामने बैठ गई। आहान ने भी सीधा काम की बात की और पूछा, जो मैंने आपसे कहनी को कहा था उसके बारे में क्या अपडेट है। दिशा एक बहुत ही प्रोफेशनल लड़की थी और अपने काम को बहुत सीरियसली जानती थी और करती भी थी। अपने टैलेंट की वजह से वो वाइस प्रेसिडेंट बनी थी। इन दिनों उसने बहुत मेहनत से उसने सारे प्रोजेक्ट एनालाइज किए थे और कुछ ज्वेलरीज बिजनेसमैन से बात करने की भी कोशिश की थी। सब कुछ ऑर्डर में देखकर आहान बहुत खुश था। दिशा ने सच में बहुत अच्छा काम किया था। आहान ने उससे कहा, थैंक यू, आपने इस काम के लिए इतनी मेहनत की। अगर आप नहीं होती तो मैं शायद इतना स्मूथली नहीं कर पाता। जब चीज़ें सेट हो जाएंगी तो मैं सनाया से बोलूँगा कि वो आपको थोड़ी दिन की छुट्टी दे दें और बोनस दे दें। आपने मेरे लिए बहुत मेहनत की है। दिशा ने कहा, ये सब तो मेरे काम का हिस्सा है, आपको ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है। आहान ने तुरंत कहा, नहीं, ये कंपनी का नहीं, ये मेरा प्राइवेट काम था और आपने इसे इतने अच्छे से किया है, इसलिए आपको थैंक यू बोलना मेरा फर्ज है। दिशा ने इसके आगे कुछ नहीं बोला और आगे मना नहीं किया, क्योंकि वो जानती थी कि वो ये डिजर्व करती थी। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। वो इंसान दिशा को ढूंढने आया था, इसलिए दिशा ने आहान की तरफ देखा जैसे वो उसकी परमिशन ले रही थी, क्योंकि आहान पोजीशन में उससे ऊपर था। आहान ने कहा, मेरी चिंता मत करो, हमारी बात तो वैसे भी हो चुकी है, यहाँ पर क्या है इस पर भी आपका हक है। ये सुनकर दिशा ने उस शख्स से कहा, वो शख्स ह्यूमन रिसोर्सेस का मैनेजर था। उसने पहले दोनों को ग्रीट किया और फिर कहा, दिशा मैम, ग्लाइडेड ज्वेलरी कंपनी सामान वापस करना चाहती है। ये सुनकर दिशा के माथे पर सिकन आ गई और उसने पूछा, क्यों, क्या हुआ? हम पुराने कॉन्ट्रैक्ट पर मान गए थे ना। मैनेजर ने कहा, उन्होंने बिना कोई रीजन दिए कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है और वो पेनल्टी देने के लिए भी मान गए हैं। जब वो खुद ही पेनल्टी देने को तैयार थे तो दिशा के पास ऑब्जेक्शन करने का कोई कारण नहीं था। तभी वहाँ एक और हड़बड़ाया हुआ एम्प्लॉय आया। उसने कहा, दिशा मैम, ब्राइवेंट ज्वेलरी परचेस रिटर्न करना चाहती है। ये सुनकर दिशा हैरान हो गई। दोनों कंपनी एक साथ परचेस रिटर्न करना चाहती थी। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ थी। वो गड़बड़ क्या थी? धनंजय के परिवार के बारे में वो दोनों सुनकर हैरान हो जाते हैं एंड अहमदाबाद चलने के लिए कहता है, जिसके बाद मोहिता मान जाती है। ये बात सुनकर दिशा बहुत हैरान और परेशान हो गई थी। वो जानती थी कि ये सब होना इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये सब किसी का प्लान है। वो खड़ी हो गई और उसने पूछा, क्या वो लोग बिना किसी रीजन के कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहते हैं? जो अभी रूम में आया था उसने कहा, हाँ। दिशा मैम जानती थी कि वो सब इत्तेफाक नहीं हो सकता था, फिर भी उसने ज़्यादा पैनिक नहीं किया। उसने उन दोनों से कहा, ठीक है, अगर और कोई न्यूज होगी तो मुझे अपडेट करना। सारे स्टेट चेक करो और कंपनी की क्या कंडीशन है वो बताओ। उसने बात करके पता करने की कोशिश की वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और उन्हें मनाने की कोशिश करो। अगर वो मान जाते हैं तो फिर ठीक है, वरना आगे सोचेंगे कि क्या करना है। ये बात सुनकर वो दोनों लोग वहां से चले गए। दिशा वापस अपनी जगह पर बैठ गई और उसने आहान को देखा। आहान इस वक्त बिल्कुल शांत था। उसने सब कुछ सुना था पर उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया था। वहाँ की करता धरता दिशा थी, इसलिए फैसला भी उसी का होना चाहिए था। उन लोगों के सामने आहान ने कुछ नहीं बोला और ना ही अपनी कोई बात रखी थी। दिशा आहान की शुक्रगुजार थी कि उसने उन दोनों के सामने कुछ नहीं बोला और उसकी और पोजीशन की रिस्पेक्ट की। पर अभी भी जो कुछ भी हुआ था उसके लिए वो हैंडल करना मुश्किल था। अब जब वहाँ पर कोई नहीं था, इसलिए उसने आहान को भी सब कुछ समझाना था। उसने मायूस होते हुए कहा कि शायद पहले जो हुआ था उसकी वजह से ये सब हुआ हो, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है।
आहान ने कहा मतलब पहले भी रिटर्न्स हो चुके हैं। इस पर दिशा ने कहा हाँ, बहुत लोगों ने हमारा सामान रिटर्न कर दिया है। पहले बड़ी कंपनी ने किया और फिर छोटी कंपनीज ने। अब जब ये फिर से हुआ तो मुझे लग रहा है कि कोई जानबूझकर हमें टारगेट कर रहा है। आहान ने सुनकर शॉक हो गया, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि कोई उसकी वजह से कंपनी को टारगेट करने की कोशिश करेगा। उसने पूछा आपको पता है कि कौन टारगेट कर रहा है? दिशा ने ना में सिर हिला दिया और कहा अभी इस बात को लेकर हम श्योर नहीं हैं, पर इस सब की वजह से हमें बहुत नुकसान हुआ है। हमने एड्स में बहुत सारे पैसे लगाए हैं और अगर किसी ने हमारे प्रोडक्ट्स नहीं खरीदे तो हमारी रेपुटेशन पर बर्बाद हो जाएगी और शायद हमारे बायर्स को हम पर भरोसा नहीं रहेगा। आहान ने ये सब बातें समझ सकता था। वो कोई प्रोफेशनल नहीं था, इसलिए उसके लिए ये सब समझना और डिसीजन लेना मुश्किल था। अगर आपको मेरी कोई मदद चाहिए हो तो आप बोल सकती हैं, भले ही पैसा हो या फिर कनेक्शन हो। मुझे लगता है कि मैं मदद कर सकता हूँ। क्या आप कपिस जोहर को जानती हैं? मैं उससे मदद मांग सकता हूँ। आहान ने ये बात बहुत सोच समझ कर बोली थी। उसे लगा कि ऐसा कुछ मुंबई में हो रहा था जो तो डायरेक्टली कपिस से मदद मांगना सही था। दिशा ने जब आहान के मुंह से कपिस का नाम सुना तो वो थोड़ा हैरान हो गई। उसने पूछा क्या आप कपिस जोहर को जानते हो? आहान जानता था कि कपिस की रेपुटेशन मुंबई में कुछ खास अच्छी नहीं थी। दिशा का एक्सप्रेशन देखकर वह जानना चाहता था कि वो कपिस के बारे में क्या सोचती थी। क्या उसके मन में भी कपिस को लेकर बहुत बुरा था? उसने दिशा से कहा वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं उससे बात कर सकता हूँ। दिशा ने कहा अगर कपिस हमारी मदद कर पाए तो फिर मुंबई में ऐसा कोई नहीं होगा जो उसके अगेंस्ट जाने के बारे में सोचे। आहान ये बात सुनकर कुछ रिएक्ट नहीं किया। दिशा को कपिस की रेपुटेशन के बारे में पता होगा। उसने कहा पर मुझे लगता है कि मुंबई में उसकी रेपुटेशन कुछ खास अच्छी नहीं है। दिशा ये बात जानती थी। उसने कहा हाँ मैं जानती हूँ कि उनकी रेपुटेशन मुंबई में कुछ खास अच्छी नहीं है। उन्होंने जो किया है उसकी वजह से मार्केट में बहुत सारे रूल्स टूटे हैं। उन्होंने अपने पैसे के दम पर बहुत कुछ किया है। उनके कनेक्शन की वजह से कोई उनके ऊपर नहीं आ पाया। अब मुंबई पर उनका राज है, पर एक तरह से यह अच्छा भी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो शायद हमें मुंबई छोड़कर जाना पड़ता। आहान कपिस के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता था। उसे भी यही पता था कि वो बहुत पावरफुल था, पर जब उसने देखा कि दिशा उसके बारे में क्या सोचती थी तब उसने सोचा कि कपिस सच में बहुत पावरफुल था। उसका मुंबई में अलग ही टसन था। आहान ने कहा अगर ऐसा है तो फिर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मुझे बस उससे फ़ोन करने की देर है और वो मान जाएगा। पर दिशा ने उसे रोक लिया। हमें अभी उनसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। अगर लोगों को पता चल गया कि शायद सनाया ज्वेलर्स और कपिस एक साथ है तो फिर फ्यूचर में तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट जरूर करेंगे। उसके यहाँ बहुत सारे दुश्मन, इसलिए जब तक हमारे सारे रास्ते बंद नहीं हो जाते तब तक हम उससे मदद नहीं लेंगे। तब तक हम अपने हिसाब से सब हैंडल कर लेंगे और करना चाहेंगे। आहान ने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। अगर ऐसी बात थी तो वो दिशा को फोर्स नहीं करना चाहता था। जानता था कि दिशा का जजमेंट गलत नहीं हो सकता था। हाँ रही बात कपिस की तो वो कभी भी उससे मदद ले सकता था। आहान जानता था कि कपिस अपने प्रोफेशनल लाइफ के पीक पर था। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये सब ज़्यादा दिन नहीं चल सकता था। अगर उसके ज़्यादा दुश्मन हो गए तो फिर वो मिलकर उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते थे। पर साथ ही में उसे नहीं लगता था कि कपिस इतनी आसानी से हार मान सकता है। उसके लिए जीतना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। आहान ने कहा ठीक है, फिर हम अभी उससे मदद नहीं मांगते हैं। अब जो बात है वो सारी फंड्स की है। मैं आपको रायजादा फैमिली के अकाउंट से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट दे सकता हूँ। बहुत वक्त से किसी ने पैसों को यूज नहीं किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ तो वो आप यूज कर सकते हो। जैसे जैसे दिशा उसकी बातें सुन रही थी उसकी हैरानी बढ़ती जा रही थी। कपिस से मदद लेना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी, पर आहान से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लेने के लिए उसे ढंग से सोचना था। वो इस मामले को बहुत ही सीरियसली सोच रही थी। उसने कुछ सोचा और पूछा सर आप कितने फंड्स अरेंज कर सकते हैं? आहान ने भी इसके बारे में सीरियसली सोचा। उसका अब्रॉड में एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट था। वो वैसे तो रायजादा फैमिली के नाम पर था, पर वो एक तरह से आहान का पर्सनल अकाउंट था। वो उसका इंचार्ज था, पर इस वक्त उसे अपने अकाउंट के स्टेट के बारे में नहीं
पता था। उसने कहा मैं अभी श्योर नहीं हूँ, पर मैं आपको अभी पता करके बताता हूँ। दिशा ने आहान को कॉल करने के लिए खिड़की के पास जाते देखा। उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी बहुत इम्पोर्टेंट और फैमिलियर इंसान को से बात कर रहा था। बात करने के बाद उसने फोन रखा और फिर से दिशा के सामने आकर बैठ गया। उसने कहा मैंने अभी बात की है। जब मैं अब्रॉड में इन्वेस्ट कर रहा था तब मेरी फैमिली ने इन्वेस्टमेंट स्प्लिट कर दी थी। अभी भी मेरे पास सिर्फ 150 करोड़ हैं। वो नहीं जानता था कि इतने पैसे उसकी कंपनी बचा सकती या नहीं। उसके हिसाब से इतने पैसे काफ़ी थे या नहीं उसे नहीं पता था। वो ये भी नहीं जानता था कि वो लोग इन पैसों का इस्तेमाल कैसे करेंगे। वो सोच रहा था कि पैसे कम पड़ेंगे, पर दिशा के मन में था कि वो इतने पैसों से क्या क्या करेगी। इतने पैसों से वो 10 कंपनियां खड़ी कर सकती थी। तो इस कंपनी की इन्वेस्टमेंट 15 करोड़ थी और आहान 150 करोड़ की बात कर रहा था। भाई साहब पूरा हिला डाला। यहाँ पे एपिसोड का पूरा रुख चेंज हो गया है। वो इतने पैसों के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आहान के बारे में जितना सोचती थी वो उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल है। उसने पहले सोचा कि वो सिर्फ कोई अमीर बाप का बेटा है, पर आहान का कैरेक्टर उससे बहुत अलग था। पहले उसने सोचा था कि वो बस नायक के साथ था और उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, पर ऐसा नहीं था। आहान के पास बहुत पैसे थे। दिशा ने कहा आहान सर ये बहुत ज़्यादा है, मुझे इतने पैसों की ज़रूरत नहीं है। आहान ने कहा पर हमारे सामने कौन है, हम उसे नहीं जानते हैं। वो क्या करेगा और क्या कर सकता है ये भी हमें नहीं पता है। अगर पैसे होंगे तो हमारे लिए सही होगा। दिशा जानती थी कि आहान के पास बहुत पैसा था और उन्हें कभी भी ज़रूरत हो सकती थी और वो कभी भी दे सकता था। दिशा ने कहा आहान सर आप चिंता मत कीजिए, अगर हमें पैसों की ज़रूरत हुई तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। सामने चाहे कोई भी हो 150 करोड़ का सामना नहीं कर पाएगा। आहान ने कहा ठीक है, जो आप ठीक समझें, आखिर ये कंपनी आपकी है। उसका एक्सप्रेशन देखकर दिशा को समझ नहीं आ रहा था कि उसे हंसना चाहिए या फिर नहीं। वो अब आहान से बात करने में नर्वस नहीं होती थी, इसलिए हंसने लग गई। दोनों अब जानते थे कि जो कुछ भी हो जाए आहान उसके साथ। इसके बाद आहान ऑफिस से चला गया और दिशा एक्चुअल सिचुएशन पता की। वो जानती थी कि कोई उन्हें टारगेट कर रहा था, वरना सब एक साथ सामान वापस क्यों करते। पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन कर रहा था। उन्होंने कभी भी किसी को ऑफेंड नहीं किया था, पर अब उन्हें एक चाल चली थी तो वो भी चुप बैठने वालों में से नहीं थे। उसने HR मैनेजर से पूछा तुमने दूसरे ज्वेलर्स स्टोर्स से बात की? उसने मायूस होते हुए कहा मैंने बात की, पर वो नहीं मान रहे। उन्होंने हमारी बात सुनने या मानने से साफ मना कर दिया। दिशा ने हाथ में जो इंफॉर्मेशन थी उसने उसे नीचे रखा और पूछा कोई अपडेट, कुछ पता चला कि ये कौन कर रहा है? हमारे कस्टमर किसने चुराए हैं? पता चला क्या? दिशा अपने दुश्मन का पता लगा पाएगी क्या? आहान उन्हें इस प्रॉब्लम से निकाल पाएगा? दिशा ने पूछा कुछ पता चला कि कौन कर रहा है? हमारे कस्टमर किसने चुराए हैं, कुछ पता चला? मैनेजर ने कहा नहीं, मैंने पता करने की कोशिश की पर उन्होंने कुछ बोला नहीं और कहा कि उनके बीच कोई कॉन्फिडेंटली एग्रीमेंट हुआ नहीं है, इसलिए वो कुछ नहीं बता सकते। ये बात सुनकर दिशा और इरिटेट हो गई। उसने गुस्से में कहा सब बकवास है, कोई ऐसा कॉन्फिडेंटली एग्रीमेंट नहीं बनाता। जो हो रहा है पैसों के लिए हो रहा है। जब दिशा ने ये बात बोली तो मैनेजर उसे देखने लगा। उसने कभी भी दिशा को इतने गुस्से में और ऐसे बात करते नहीं देखा था। उसके ऐसे एक्सप्रेशन देखकर दिशा ने कहा क्या तुमने कभी मुझे गुस्सा करते नहीं देखा क्या? मैनेजर ने कहा नहीं देखा है, पर मैंने आपको इस तरह बात करते हुए पहली बार सुना है। इन लोगों ने तो हद कर दी है। इसके बाद उसने मायूस होते हुए कहा पर दिशा मैम इस बार हमें बुरी तरह से टारगेट करके फंसाया गया है और देखने से लग रहा है कि हमें उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कंपनी में सब लोग अपने काम में बिजी थे, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि कंपनी में क्या हो रहा है। अगर उन्हें ये पता चल जाता तो फिर उनका भी मोरल डाउन हो जाता
और वो ढंग से काम नहीं कर पाती। मैनेजर को परेशान देखकर दिशा ने कहा, आहान सर ने कहा है कि अगर सामने वाली पार्टी ने हमें ज्यादा नुकसान पहुंचाया तो फिर वो हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। दिशा भी जानती थी कि अगर उन्होंने उन लोगों से डायरेक्ट फाइट की तो शायद वो हार सकते थे। इन्वेस्टमेंट की बात सुनकर मैनेजर की आंखों में चमक आ गई थी। उसने कहा, सच में आहान सर कितने अच्छे और हेल्पफुल हैं, पर अगर उससे सनाया मैम नाराज हो गई तो? सनाया कंपनी की लीगल रिप्रेजेंटेटिव थी, इसलिए सबके लिए वही बॉस थी। जहां तक बात आहान की थी तो वो नहीं जानता था कि वो अचानक से कहां से आ गया था। दिशा को अब समझ आ रहा था कि मुझे नहीं लगता कि सनाया मैम को कोई प्रॉब्लम होगी। सनाया मैम के पास जो कुछ भी है आहान सर की वजह से ही है। ये सुनकर मैनेजर ने क्यूरियसिटी से पूछा, पर आपने तो कहा था कि सनाया मैम बहुत अमीर हैं और अगर उनके सारे एसेट्स का वैल्यूएशन हो जाए तो उनका नाम होवर्स लिस्ट में आ सकता है। दिशा ने कहा, ये बात सच है कि सनाया मैम के पास बहुत सारे एसेट्स हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो उन्होंने खरीदे हैं। दिशा ने ये बात बोली, पर फिर वो खुद घबरा गई और उसने कहा, ये बात किसी के आगे मत बोलना। अगर सनाया मैम या आहान सर को पता चला कि हम ये बात कर रहे थे तो दोनों बहुत ऑफेंड हो जाएंगे। मैनेजर तुरंत दिशा की बात मान गया, क्योंकि वो उन दोनों में से किसी को भी ऑफेंड नहीं करना चाहते थे। कंपनी में क्या हो रहा था, ये बात आग की तरह ऑफिस में फैल गई थी। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता था और वो सब आहान के बारे में बात कर रहे थे। किसी ने कहा, आहान सर कोई सिंपल अमीर आदमी नहीं है, ये कोई लेजेंडरी आदमी है जिनके पास अनाप शनाप पैसा है। इस पर किसी दूसरे ने कहा, और रिच लगते नहीं हैं, हमारे बीच में वो हमारे जैसे ही लगते हैं, पर वो यहाँ खड़े खड़े कुछ भी खरीद सकते हैं, तो कोई और जो हम सोच भी नहीं सकते, और सभी वो कंपनी के मालिक हैं। जब सबको लगेगा कि वो हमारी तरह कोई एम्प्लॉय है। सब लोग आहान के बारे में बात कर रहे थे और उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। वो कंपनी में हो रही प्रॉब्लम्स को लेकर थोड़ा परेशान था। उसका मूड बिल्कुल अच्छा नहीं था, इसलिए थोड़ा रिलैक्स होने के लिए वो बाहर जाना चाहता था। वो वहाँ अकेले नहीं रहना चाहता था, इसलिए उसने दिशा से कहा, ये सब तो ठीक हो जाएगा, वी नीड अ ब्रेक, चलो ड्रिंक करने चलते हैं। दिशा को बार कल्चर कुछ खास पसंद नहीं था। वहाँ का शोर शराबा उसे परेशान कर देता था, इसलिए उसने जाने से मना कर दिया। आहान भले ही उसका बॉस था, लेकिन वो वहाँ जाने से मना कर सकती थी। उसकी ना सुन आहान ने कहा, क्यों, इट इज अ फन प्लेस। दिशा ने कहा, नहीं, मुझे लगता है वहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होगी। मुझे इतनी क्यूरियोसिटी जगह पर जाना पसंद नहीं है। पर आहान नहीं माना और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गया। दिशा भी उसे ज़्यादा देर मना नहीं कर पाई। आहान मुंबई में था, इसलिए उसके पास अपनी कार नहीं थी। उसे दिशा की कार में जाना था। दिशा के पास एक छोटी पर लेटेस्ट एडिशन की लग्जरी कार थी। कार छोटी थी पर बहुत स्पेसियस और कंफर्टेबल थी। जब वो वहां पर पहुंचे तब दिशा अंदर जाने से हिचकिचा रही थी। आहान ने उसे देखा और कहा, चिंता मत करो, आपको यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी, आप आराम से ड्रिंक कर सकते हैं, और जब आपको लगे कि आप थोड़ी टिप्सी हो गई हैं तो मुझे बता देना, मैं आपको घर ड्रॉप कर दूंगा। ये सुनकर दिशा थोड़ा रिलैक्स हो गई और आहान के साथ बार में आ गई। बार में जाते ही बहुत शोर की वजह से वो आहान को देखने लगी। आहान ने दिशा की तरफ ध्यान नहीं दिया, बल्कि एक टेबल पर ले गया। उसने वेटर से कहा, विन फॉर द लेडी एंड विस्की फॉर मी। दिशा आहान को देख रही थी। जब वो वहां आ गई थी तो ऐसे ही नहीं जा सकती थी। उसने सोचा कि थोड़ा ड्रिंक करना ही ठीक रहेगा। वो अपने आसपास लोगों को देख रही थी। ज़्यादातर लोग नशे में थे और अपनी सारी चिंताएं भूलकर डांस कर रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ पल के लिए अपनी सारी टेंशन भूल गए थे। जब वेटर उनकी ड्रिंक्स लाया तब आहान ने दिशा को अपनी वाइन और खुद विस्की का घूंट लेने के बाद उसने कहा, यहाँ जो लोग आते हैं नशे में रहते हैं, उन्हें ये परवाह बिल्कुल नहीं होती कि कौन क्या सोच रहा है। सब यहाँ पर एक जैसे ही हैं। यह सुनकर दिशा ने कहा, आप मुझे यहाँ इसलिए लाए हैं ताकि मुझे नशे में देख सकें। आहान का ऐसा कोई मकसद नहीं था, पर यह बात बोलकर उसने रियलाइज कर लिया था कि उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था।
उसने चुपचाप अपना मुंह बंद कर लिया। आसपास बहुत शोर था, दोनों ड्रिंक कर रहे थे और उन्होंने आसपास में बात करने के लिए टॉपिक भी मिल गए थे। वो अपनी हॉबीज के बारे में और नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे थे। ड्रिंक्स के बाद उनका एक दूसरे के साथ कंफर्ट भी बढ़ गया था। दोनों ऐसे बात कर रहे थे जैसे वो एक दूसरे को बहुत वक्त से जानते थे। कुछ देर ड्रिंक करने के बाद दिशा का चेहरा लाल हो गया था और वो थोड़ी टिप्सी महसूस कर रही थी। वो जानती थी कि उसका काफी हो गया था, पर वो ऐसे आहन को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। आहन यहाँ ना उसके साथ कुछ गलत करेगा और ना कुछ गलत होने देगा, इसलिए वो बहुत रिलैक्स थी। जहाँ इतने सारे लोग नशे में थे वहाँ पर कुछ ना कुछ क्रेजी होना तो नॉर्मल सी बात है। ऐसी जगहों पर सबका दिमाग जल्दी खराब हो जाता है और वो कुछ ना कुछ जरूर करते हैं। जब आहन और दिशा आपस में बात कर रहे थे तब वहाँ पर अचानक से बहुत तेज आवाज हुई। दोनों हल्के नशे में थे पर फिर भी उन्हें आसपास क्या हो रहा था वो सब पता था। आवाज होते ही दोनों ने तुरंत उस डायरेक्शन में देखा जहां से आवाज आई। किसी ने एक वेटर को जमीन पर गिराया हुआ था और इसके कंधे पर अपना पैर रखा हुआ था। आहन इस पर ध्यान नहीं देना चाहता था क्योंकि उसने दिशा से कहा था कि वो किसी प्रॉब्लम में उसे नहीं फंसाने देगा, पर दिशा बहुत क्यूरियोसिटी से वह सब देख रही थी। वह वहां देख रही थी और आहन दिशा को देख रहा था। वहां पर बार का एक मैनेजर और मालिक आ चुके थे और वो उस नशे में धुत आदमी से डील करने की कोशिश कर रहे थे, पर वो किसी की बात नहीं सुन रहा था। जो सब कुछ हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे पर कोई फायदा नहीं हो रहा था। ये सब देखकर दिशा ने कहा, आहन सर, आप मदद करना चाहते हैं? दिशा जानती थी कि आहन कितना पावरफुल है। उसने देखा कि उसने उसके घर में घुसे आदमियों के साथ कैसे डील किया था। वो इसमें नहीं पढ़ना चाहता था, पर क्योंकि दिशा ने उससे पूछा था इसलिए उसने कुछ सोचा और कहा, ठीक है, मैं देखकर आता हूँ। जब आहन वहां पर गया तब किसी ने उसे रोका और कहा, रुक जाओ, यहाँ ऑलरेडी इतनी भीड़ है और तमाशा हो रहा है, तुम आगे कहाँ जा रहे हो? आहन ने कहा, मैं मार्शल आर्टिस्ट हूँ, शायद मैं उसे रोक सकता हूँ। जब आसपास के लोगों ने सुना कि वो एक मार्शल आर्टिस्ट है तब लोगों ने कहा, तुम मार्शल आर्टिस्ट हो क्या? तुम इस आदमी को रोक सकते हो? आहन ने कहा, कोशिश कर सकता हूँ। आहन बाकियों से बहुत बेहतर था क्योंकि बाकियों को तो समझ नहीं आ रहा था कि उस आदमी को कैसे रोका जाए। वहीं आहन कम से कम ये तो बोल रहा था कि वो उस आदमी को अभी उसे रोक उसकी लड़ रहे थे, उन्हें रोक सकता है। उन्होंने कहा, जगह बनाओ और जाने दो इसे। आहन जब आगे आया तब उसने देखा कि वो एक वेटर बहुत दर्द में था। आहन से ये देखा नहीं गया और वो तुरंत उस आदमी के पास पहुंच गया जो उस वेटर को अपने पैरों से नीचे दबाए हुए था। जब उसने देखा कि कोई उसके पास आ रहा है तब उसने कहा, तो तुम्हें भी मेरे हाथों से पिटना है क्या? आहन को उस आदमी ने से कोई बात नहीं करनी थी, इसलिए वो सीधा उसके पास पहुंच गया और उसका कॉलर पकड़ लिया। तो उस आदमी ने कहा, आहन को धक्का दिया और ऐसा लग रहा था जैसे बहुत फाइट करता था, पर आहन के सामने वो कुछ नहीं था। आहन ने उस आदमी को किक किया और वो वहीं पर गिर गया। जैसे ही वो नीचे गिरा बहुत सारे लोग उसके पास आ गए और उसे बार के बाहर छोड़कर आए। आहन तुरंत उस वेटर के पास गया और उसने उसे उठाया और पूछा, तुम ठीक हो? वेटर ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू। सब लोग इस वक्त वहाँ पर आहन के लिए तालियां बजा रहे थे और आहन को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसके बाद आहन इसलिए वो वहाँ से दिशा के पास आया। उसने दिशा से कहा, चलो यहाँ से चलते हैं वरना ये लोग हमें घेर लेंगे। दिशा इस वक्त मुस्कुरा रही थी और खुश थी। उसने कहा, ओके। उसे लग रहा था कि अभी जो कुछ भी हुआ था उसमें उसका भी थोड़ा हाथ था क्योंकि उसने ही आहन को जाने के लिए कहा था। जब दोनों बाहर निकले तब बहुत तेज हवा चल रही थी। नशे की हालत में दोनों बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे थे। उस वक्त एक लग्जरी कार एक बड़े से मैंसन के आगे आकर रुकी। उसमें से एक आदमी निकला जिसकी उम्र ज्यादा नहीं थी। वहां पर खड़े एक आदमी ने कहा, वनराज सर, बॉस आपका ही इंतजार कर रहे हैं। जब वनराज घर में गया तो उसने देखा कि एक आदमी सोफे पर बैठा था
और उसे देखकर वो तुरंत खड़ा हो गया। उसने कहा, वनराज सर प्लीज आइए। वनराज ने उस आदमी से कहा, अनिरुद्ध आज बिजनेस के बारे में बात करने आया हूँ। जब दोनों बैठ गए तब वहां पर एक सर्वेंट उनके लिए चाय नाश्ता ले आया। उनके जाने के बाद अनिरुद्ध ने कहा, मैं जानता हूं कि आपका टाइम बहुत कीमती है, इसलिए मैं डायरेक्ट बात करूंगा। मैं इस बार ज्वेलरी मार्केट कैप्चर करने के बात कर रहा हूं। ये दोनों लोग कौन हैं? दोनों ज्वेलरी मार्केट कैप्चर करना चाहते हैं। तो क्या आहान की कंपनी में हो रहे नुकसान और घाटे के लिए यही जिम्मेदार है? तो और उसकी वजह क्या है उसका पता चलेगा हमको नेक्स्ट एपिसोड में। तो चलिए देखते हैं। अनिरुद्ध और वनराज मुंबई का ज्वेलरी मार्केट एक्वायर करने के बारे में बात करते हैं। अनिरुद्ध ने कहा, मैं जानता हूं कि आपका टाइम बहुत कीमती है, इसलिए मैं डायरेक्ट बात करूंगा। इस बार ज्वेलरी मार्केट कैप्चर करने की बात कर रहा हूं। वनराज ने चाय पीते पीते अपनी गर्दन हिलाई और इंडिकेट किया कि अनिरुद्ध अपनी बात कंटिन्यू करे। उसने आगे कहा, कपिस ने अब तक जिस प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री में एंटर नहीं किया है वो ज्वेलरी मार्केट है, पर कपिस जितना लालची है उस हिसाब से वो जल्द ही इस मार्केट में एंटर करने की कोशिश करेगा। हमें एडवांस में ही तैयारी करनी चाहिए। वनराज ने कहा, भाई तुम्हारी बात समझता हूँ और तुम इस कपिस को कैसे हराना चाहते हो। वनराज मुंबई से नहीं थे, वो मनाली से आए थे क्योंकि यहाँ के लोगों ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया था। वो वहाँ पर अकेले नहीं आए थे बल्कि अपने साथ इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे पैसे भी लाए थे। अनिरुद्ध जानता था कि अगर उसने वनराज को कन्विंस कर लिया तो फिर उसके लिए बहुत फायदा हो सकता था। मुंबई से लगभग सारे बिजनेसमैन कपिस के अगेंस्ट थे, सब उससे बदला लेना चाहते थे। कोई ऐसे थे जो उसे हार कर बैठे थे और कुछ ऐसे थे जो अभी तक उसके कांटेक्ट में नहीं आए थे पर उसकी वजह से ग्रो भी नहीं कर पा रहे थे। सब कपिस से डरते थे। उसके बिजनेस स्किल्स बहुत कमाल के थे और वो पैसों के जोर पर कुछ भी कर सकता था, पर अब इतने सारे लोग उसके अगेंस्ट थे इसलिए किसी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अनिरुद्ध ने कहा, मैंने सोचा है कि हमें उस ज्वेलरी मार्केट में इन्वेस्ट करने देंगे और बाकी लोग उससे वहां पर अटैक करेंगे जहां उसके इन्वेस्टमेंट बहुत कम हैं। अगर उसके पास पैसा नहीं होगा तो उसके पास कुछ खास पावर नहीं होंगे। अगर उसके बाकी एरियाज वीक होंगे तो पब्लिक भी उसके अगेंस्ट बात करने लगेगी और सबको लगेगा कि अब उसके पास कुछ नहीं है। यह सुनकर वनराज गहरी चिंता में पड़ गया। उसे इस प्लान का डाउट नहीं था बल्कि उसे लगता था कि अगर ऐसा हो गया तो सच में कपिस हार सकता था, पर फिर भी थोड़ा कंफ्यूज था। उसने पूछा, अगर उसे तुम्हारे प्लान के बारे में पता चल गया तो अगर वो ज्वेलरी इंडस्ट्रीज में आया ही नहीं तो तुम्हारा सारा प्लान खराब हो जाएगा। अनिरुद्ध मुस्कुराया और उसने चाय का कप उठा लिया। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था पर वो अभी कुछ नहीं बोलना चाहता था। वनराज को भी जल्दी नहीं थी इसलिए वो इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद अनिरुद्ध ने कहा, वनराज जी, मैं जानता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं। मैं कपिस को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ। बात बस इतनी है कि मैं उसे बहुत वक्त से ऑब्जर्व कर रहा हूँ इसलिए उसके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। वनराज ने पूछा, अच्छा कब से ऑब्जर्व कर रहे हो तुम उसे? अनिरुद्ध ने कहा, बहुत वक्त से। जब उसने मुंबई में पहली डील क्रैक की थी तब से मेरी नज़र उस पर थी। यह बात सुनकर वनराज की आंखें बड़ी हो गईं। उसने पूछा, क्या तुम इतने वक्त से उस पर नज़र गड़ाए बैठे हो? अनिरुद्ध मुस्कुराया और उसने कहा, हाँ। जब उसने पहली डील क्रैक की थी तब उसने मेरी उम्मीद से भी बढ़कर परफॉर्मेंस किया था। मैं तभी समझ गया था कि यह लड़का मार्केट में तहलका मचाएगा, पर मुझे नहीं पता था कि वो इस तरह पैसों के जोर पर काम करेगा और सबको अपने खिलाफ कर देगा। वनराज ने हल्के से हंसते हुए कहा, अगर तुम्हें यह सब पहले पता था तो फिर उसे तभी क्यों नहीं रोक लिया? अनिरुद्ध ने कहा, तब मुझे कहाँ पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, पर अब इस बात को रहने दो। मैं आपकी टेंशन दूर करता हूँ और आपको बताता हूँ कि कपिस ज्वेलरी मार्केट में जरूर आएगा और जीतने के लिए अपनी जी जान लगा देगा। वनराज ने पूछा, ऐसा क्यों? अनिरुद्ध ने कहा, क्योंकि उसे जीतने के अलावा और कुछ नहीं आता। वो जब से मुंबई आया है तब से वो हारा नहीं है। उसने साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल किया है और अपने कंपोटिटर को खाक कर दिया है।
उसने बहुत घमंड और लगातार जीत से उसे भुला दिया है कि हार क्या होती है। वो बहुत एरोगेंट हो गया है, इसलिए मुझे ये पूरा यकीन है कि वो इस मार्केट में जरूर इन्वेस्ट करेगा और अगर उसका हारना लिखा होगा तो हम उसे जरूर हराएंगे। उसकी सारी बातें सुनकर वनराज का कॉन्फिडेंट बहुत बढ़ गया था। वो समझ गया था कि मुंबई आना एक बहुत सही फैसला था। वो भी कपिस के कैरेक्टर को जानता था और उसे पता था कि यह सब बहुत मुश्किल होगा, पर अनिरुद्ध की बातें सुनने के बाद वो जान गया था कि ऐसा होना पॉसिबल नहीं था। उसने अनिरुद्ध से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतना बोलकर उसने हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। अनिरुद्ध ने स्माइल किया और उससे हाथ मिला लिया। वो जानता था कि कपिस को हराना इतना आसान नहीं था, पर वनराज की मदद से वो ऐसा कर सकता था। उधर जब आहान और दिशा के घर के बाहर पहुंचे तब दिशा को बहुत ज्यादा टिप्सी फील हो रहा था। उसका टॉलरेंस लेवल पार होने के बाद भी उसने 2 गिलास और वाइन पी ली थी और शायद ज्यादा वक्त हो जाने की वजह से उसका नशा बढ़ गया था और उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। दिशा ने आहान को कसकर पकड़ा हुआ था और आहान भी उसे अच्छे से संभाले हुए था। जब दोनों लिफ्ट में गए तब दिशा ने कहा, नहीं, हम फिर कभी बाहर चलेंगे, अभी घर चलो। दिशा ने अपने पैर पटकना शुरू किया और कहा, नो नो नो, मुझे अभी घर नहीं जाना है, प्लीज मुझे लेकर चलो ना। आहान ने उसे बहुत मुश्किल से समझाया पर वो मान गई। उसने कहा, आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप मुझे बाहर लेकर जाओगे। आहान ने कहा, प्रॉमिस है, आपको लेकर जाऊंगा बाहर। इसके बाद वो लोग लिफ्ट में घुसे और जब दिशा के फ्लोर पर पहुंचे तब वहां पर एक लड़का बैठा था जो लगभग 24 साल का था। वो बहुत गौर से आहान को देख रहा था। उसने जब दिशा को उसके साथ देखा तो उसने कहा, आप इनके बॉयफ्रेंड हो। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन है, पर उसकी शक्ल दिशा से मिलती थी, इसलिए उसने सोचा कि शायद वो दिशा का भाई है। फिर भी कंफर्म करने के लिए उसने पूछा, तुम कौन हो? उस लड़के ने स्माइल किया और कहा, मेरा नाम विद्युत है और दिशा मेरी बड़ी बहन है। मैं यहाँ उनका इंतजार कर रहा था। आहान दिशा को देख रहा था पर वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी, लेकिन जब उसने विद्युत की आवाज सुनी तब उसने कहा, विद्युत तुम हो। दिशा बहुत एक्साइटेड और खुश लग रही थी, लेकिन जब उसने विद्युत की आवाज सुनी तब उसने कहा, विद्युत तुम हो। दिशा बहुत एक्साइटेड और खुश लग रही थी। यह देखकर आहान को विश्वास हो गया था कि दिशा उसे जानती है। दिशा ने अपने बैग से कुछ कैश निकाला और अपने भाई को दे दिया और कहा, ए लो। आहान थोड़ा क्यूरियस था और जानना चाहता था कि उसने अपने भाई को पैसे क्यों दिए थे, लेकिन वो भाई बहन का मामला था इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। विद्युत ने दिशा के हाथ से पैसे लिए और स्माइल करते हुए कहा, आप दोनों बिजी हो इसलिए मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। इतना कहने के बाद वो वहां से चला गया और आहान उसे देखता रह गया। वो जानता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था, पर उसे इस बात को क्लियर करना जरूरी नहीं था। दोनों घर में घुसे और दिशा को बेड पर लिटाने के बाद आहान वहां से निकल गया। अगली सुबह आहान की आंख दिशा के फोन कॉल से खुली। दिशा ने उससे कल रात के बारे में कोई बात नहीं की। ऐसा लग रहा था जैसे वो जानती थी कि कल वो थोड़ी नशे में थी और उसे सब कुछ याद था। उसने कहा, मुझे आपसे डील से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। आहान ने कहा, मैं थोड़ी देर में ऑफिस आता हूँ, फिर बात करते हैं। दिशा ने कहा, ओके, इट इज अर्जेंट। आहान दिशा की आवाज से समझ गया था कि बात बहुत सीरियस थी, इसलिए जो तुरंत तैयार हुआ और ऑफिस पहुंच गया। जब वो ऑफिस पहुंचा तब उसने कुछ अजीब लगा क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज उसे बहुत अलग तरीके से देख रहे थे। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि सब उसे ऐसे क्यों देख रहे थे, क्योंकि वो अब वहां काफी आता जाता रहता था और उसने काफी एम्प्लॉयज से बात भी की थी। वो उनके नाम भी जानता था। आहान ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बिना किसी से बात किए वो सीधा दिशा के ऑफिस में आ गया। उसने दिशा से कहा, गुड मॉर्निंग दिशा, अब आप कैसे फील कर रही हैं? आप अनकंफर्टेबल तो नहीं है ना? दिशा जानती थी कि वो कल रात के बारे में बात कर रहा था। उसका चेहरा लाल हो गया था और उसने कहा, अब मैं ठीक हूँ, थैंक यू फॉर योर कंसर्न। एंड दिशा का चेहरा देखकर आहान समझ गया था कि वो इस टॉपिक पर आगे बात नहीं करना चाहती, इसलिए उसने टॉपिक चेंज किया और पूछा, क्या हुआ? क्या हमें पता चल गया कि
हमें कौन टारगेट कर रहा है। दिशा ने आहान को एक डॉक्यूमेंट दे दिया। आहान ने उसे ध्यान से पढ़ा, उसमें एक कंपनी का नाम देखा तो उसने कहा नीलकमल ज्वेलर्स। दिशा ने कहा हाँ, यह कंपनी अभी रिसेंटली रजिस्टर्ड हुई है। मैंने पता लगवाया है कि उसने सारी कंपनी से पहले इन्वेस्टमेंट किया है, अब शायद ज्वेलरी मार्केट में एंटर करना चाहते हैं। इनका जितना कैपिटल है उसमें साफ पता लगता है कि यह यहाँ एंटर करने के लिए बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे। यह होना कोई बड़ी बात नहीं थी, सब लोग इस तरह से ही मार्केट में एंटर करते थे। आहान ने क्यूरियसली पूछा, अगर वो इतने स्ट्रांग है और उनके पास पैसा इतना कैपिटल है तो फिर वो अपने आप को ऐसे बाहर क्यों निकालना चाहते हैं। अगर वो अपने फंड्स का अच्छे से इस्तेमाल करें तो क्वालिटी में ध्यान दें तो वो आसानी से मार्केट में अपनी जगह बना सकते हैं। दिशा ने कहा, इस सब के बारे में मुझे नहीं पता, पर उन्होंने यह रास्ता चूज किया है। सिर्फ हमें ही नहीं बहुत सारी ज्वेलरीज कंपनी के साथ ऐसा हो रहा है। वो लोग मार्केट कैप्चर करने के लिए बहुत बेचैन हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मुंबई का सारा ज्वेलरी बिजनेस अपने अंडर लेना चाहते हैं। यह तरीका सिर्फ कपिस का ही हो सकता है। कपिस का नाम सुनकर आहान हैरान हो गया था। उसने पूछा, रियली? मैं उससे कॉल करके पूछूं तो? दिशा ने कुछ नहीं बोला। वो नहीं जानती थी कि आहान को क्या करना चाहिए। चाहे जो भी था सब कपिस ने किया था या नहीं किया था, पर कंपनी को इससे नुकसान हो रहा था। दिशा ने कुछ सोचा और कहा, मुझे नहीं पता कि वो क्या प्लान कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि अगर वो पूरा मार्केट कैप्चर करना चाहते हैं तो फिर वो मर्जर के बारे में जरूर सोचेंगे। मार्जन के बारे में जरूर सोचेंगे। पूरे मार्केट को कैप्चर करने के लिए सप्रेशन से बेटर ऑब्जर्वेशन है। पूरी इंडस्ट्री की बात थी। यह सब कुछ इतना सिंपल नहीं था। दिशा को परेशान देखकर आहान ने कहा, मैं कपिस से बात करता हूँ और पता करता हूँ कि क्या चल रहा है। भले ही इसमें उसका हाथ ना हो, पर उसे कुछ न कुछ तो पता होगा। क्या यह सब कपिस ने किया है एंड क्या होगा आगे? स्टोरी की नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे। सच में आगे स्टोरी नेक्स्ट लेवल जाने वाली है एंड चीजें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकल के आने वाली हैं। सो गाइस यार, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में आगे की कहानी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय। तो यार प्लीज चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड ध्यान से कर देना एंड कमेंट की साइड में आपको हाइप का ऑप्शन मिल जाएगा, उसको भी यार सेंड कर देना अगर करना हो, इच्छा हो तो। एंड वरना कमेंट तो करके ही जाना, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लड़ रहे थे, उन्हें रोक सकता है। उन्होंने कहा, जगह बनाओ और जाने दो इसे। आहान जब आगे आया तब उसने देखा कि वो एक वेटर बहुत दर्द में था।